दोस्तों नमस्कार। मैं मीता गुप्ता अपनी वाचिक प्रस्तुति के 13वें एपिसोड जिसका नाम है ओ मेरे माझी अब की बार के लिए आपका शुक्रिया, आपका धन्यवाद, आपको आभार व्यक्त करने के लिए मैं उपस्थित हूँ। आप तो जानते ही हैं कि मेरी वाचिक प्रस्तुति 1 जनवरी 2024 को आरंभ हुई और इसकी 24 कड़ियाँ हैं। अब हम मध्यांतर को पार कर चुके हैं और इस बार क्योंकि माझी की बात थी, क्योंकि उस पार जाने की बात थी, मुझे जो आपका रिस्पॉन्स मिला, मुझे जो आपका प्यार और आशीर्वाद मिला, वह अनुपम रहा। आज आभार व्यक्त करते हुए मैं अपने 2 बहुत ही प्यारे परम मित्रों और मेरे शुभचिंतकों उनके बारे में मैं ज़रूर बताना चाहूँगी, क्योंकि उनकी टिप्पणियाँ ऐसी रहीं जो मेरे दिल को छू गई। पहली शख्सियत हैं जिनसे मैं अभी अभी मिली हूँ, वे हैं एकता वाजपेयी जी। आप कहती हैं, आपकी सुंदर प्रस्तुति ओ मेरे माझी एक भावुक कर देने वाली घटना को दिखाती है। कुछ बिंदु बहुत गहरे अर्थ के साथ बरबस ही मन को मोह लेते हैं। माझी जो दृश्य है, यहाँ उसे नाविक, ईश्वर, आत्मा तीनों ही रूपों में बताया गया है। प्रकृति जैसे कि हमारी अंतरात्मा है, झील जैसे कि कोई स्त्री है, बेहद शांत, गहरी और बहुत सारे अनुभवों को खुद में समेटे हुए। नाविक एक पिता और झील एक बेटी है। उसके चेहरे की अनुभवी लकीरों में समाई जैसे पूरी झील है। वह शांत भी है, गंभीर भी है, वह झील को निहारता भी है। और एक बात जिसके बारे में उन्होंने विशेष टिप्पणी की, झील में नाव से ज़्यादा तो मछुआरे हैं। मतलब ये है कि नाव तो सूचक है पार लगाने की, परंतु मछुआरे प्रतीक हैं जाल बिछाकर बाधा उत्पन्न करने वालों के। और उन्होंने यहाँ यह भी लिखा है कि एक संकेत और है कि ये जीवन छोटा सा है, सीमित है। आज जीवन है, कल जीवन नहीं रहेगा, कल मरण होगा। इस दुनिया के उस पार क्या है, इसकी उत्सुकता, इसकी जिज्ञासा हम सब लोगों के मन में बनी रहती है। तो इतनी सुंदर टिप्पणी के लिए आपका हार्दिक धन्यवाद। एकता जी के साथ अन्य कई लोगों ने इस प्रकार की टिप्पणियाँ दी, उनके दिल को जो बातें छुईं उनके बारे में उन्होंने चर्चा की। लेकिन यहाँ मैं सूर्यवंशी जी का नाम भी लेना चाहूँगी। सूर्यवंशी जी से मैं कभी मिली नहीं हूँ, लेकिन हमारी आपस में बातचीत होती है। वे आशु कवि हैं और सैनिक परिवारों से संबंध रखते हैं। उन्होंने, क्योंकि आशु कवि हैं, इसलिए उन्होंने कविता के माध्यम से मुझे बहुत सारा आशीर्वाद दिया। उनका कहना है, धीरज धरो धीरज धरो, धीरे धीरे रे मन, धीरे धीरे ही सब कुछ होगा। आस है कि साजन उस पार होगा, फिर भी न जाने क्यों आपका विश्वास डोल रहा है। क्यों भूलती हो, उसका भी दिल धड़कता होगा। दिल थामे नाव से आगे चलना होगा। सच्चे प्यार से आवाज दो, उसे तो आना ही होगा। वह आएगा भी, अपनत्व और अमरत्व भरा दिल लेकर वह आएगा भी। न छोड़ो तुम उसका हाथ, दिल से उसे पुकारना। चाहे रास्ता हो ऊबड़ खाबड़, चाहे पथ कितने भी कठिन क्यों न हो, लेकिन हर पल साथ निभाना। जब डगमगाते हुए तुम्हारे कदम उसका सहारा मांगेंगे, तो निश्चित तौर पर उस पार से वह इस पार तुम्हें सहारा देने के लिए आएगा। कितनी सुंदर पंक्तियां हैं। मैं सूर्यवंशी जी का हार्दिक धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ कि उन्होंने इस एपिसोड को, इस कड़ी को अपने शब्दों में बांधा और काव्यात्मक तरीके से मुझे आशीर्वाद दिया। साथियों, ये हमारा जो प्रवाह है यह निरंतर चल रहा है और चलता रहेगा, ऐसी मुझे उम्मीद है, क्योंकि जब तक आपका स्नेह मिलता रहेगा तब तक ये नाव आगे चलती रहेगी।
चाहे डगमगाए, चाहे कुछ भी हो, भंवर आए जीवन में, लेकिन फिर भी यह नाव चलती रहेगी और उस पार बैठा हुआ साजन हम सबको देखता रहेगा, मुस्कुराता रहेगा, और जो हम प्रयत्न कर रहे हैं उससे मिलने का, उस प्रयत्न को सराहता रहेगा। तो साथियों, अगली कड़ी यानी 14वीं कड़ी लेकर मैं प्रस्तुत होऊंगी अब 30 जुलाई को। 30 जुलाई को जिस कड़ी को लेकर मैं प्रस्तुत हो रही हूँ, उसमें हम बॉन्साई की बात करेंगे, उसमें हम बड़े पेड़ों की बात करेंगे। क्या बॉन्साई उगाकर, बॉन्साई प्लास्टिक के गमलों में लगाकर हम छांव पा सकते हैं? ये प्रश्न मैं आपके लिए छोड़े जा रही हूँ। आशा है आगे आने वाले समय में आप इस प्रश्न का उत्तर ज़रूर ढूंढना चाहेंगे, क्योंकि हमारे रिश्ते घने पेड़ों की तरह छांव देने वाले होते हैं, बॉन्साई की तरह से कटे फटे या फिर काट दिए गए हों ऐसे नहीं होते। तो सादर धन्यवाद सभी को। आपसे मैं मिलती रहूँगी। अब मैं मिलूँगी 30 जुलाई को, जैसा कि मैंने कहा आपसे। तब तक के लिए नमस्कार। मैं मीता गुप्ता।